और आज के कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ ही डिवाइस की रनिशा चन्नानी जुड़ चुकी है। रनिशा, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आइए फोकस सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स पर ही करेंगे और सोने में आप देखेंगे गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का असर एक्चुअली यहाँ पर है और आप देखेंगे करीब 0.2% की गिरावट यहाँ है। इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत माइल्ड कारोबार हो रहा है, लेकिन 1300 के नीचे ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डॉलर में जो मजबूती आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसके चलते वहां पर बिकवाली हावी हुई है और उसी का असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। ऑल्दो हमारे यहाँ करेंसी रुपी वो कमजोर हो रहा है, फिर भी आप देखेंगे रिस्पाइट नहीं है। यहाँ पर सोने और चांदी में बिकवाली ही हावी हो रही है। ऑफकोर्स पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार हावी हो चुका है हम पर और 27,500 के लेवल्स के आसपास सोना और चांदी पे गिरावट देखिए तो 41,400 के लेवल्स के नीचे हम फिलहाल ट्रेड करें। रनिशा, ऑफ कोर्स एक ट्रंकेटेड वीक है यहाँ पर। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार हावी हो रहे हैं हमारे बाजारों के ऊपर सोना और चांदी की अगर बात करें, क्या लग रहा है सोने में स्पेशली यहाँ से और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है? ये प्रेशियस मेटल में आप देखा जाए तो कई दिनों से बेरिशनेस बनी हुई है एंड ये बेयर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जो भी एक्सपेक्टेशंस है कि यूएस बॉन्ड बाइंग को जल्द से जल्द खत्म करने वाले हैं एंड जैसे इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं वो यही संकेत कर रहे हैं कि बॉन्ड बाइंग सितंबर से टेपरिंग स्टार्ट हो सकता है। जो लास्ट वीक में नॉन फार्म पेरोल एंड अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जब में गोल्ड में हमने देखा एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी गई एंड $1,300 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे एंड वही लेवल्स के आसपास अगर सेल किया जाता तो एक अच्छा मुनाफा अभी तक मिल सकता था, क्योंकि वो नंबर्स कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे सुधर रहा है। 7.6 का 7.4% आ चुका है। तो जो फेड का टारगेट रेट है वो है 6.5 एंड धीरे धीरे उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, यूएस जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में लग रहा है वीकनेस कंटिन्यू रहेगी प्रेशियस मेटल पैक में एंड टेक्निकली देखा जाए तो $1270 का जो सपोर्ट था वो टूट चुका है एंड $80 का सपोर्ट टूट चुका है एंड 1270 एंड $1250 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है गोल्ड जहां पे ट्रेड कर सकता है। ऑफ कोर्स, और रनिशा, कंसिडरिंग कि सितंबर में क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद टेपरिंग डाउन शुरू हो सकती है, तो यहाँ से क्या लग रहा है और ज्यादा गिरावट हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपने अभी जिस तरह से बताया सितंबर वायदा के बारे में भी, तो पूरे थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया रखे तो आपको लग रहा है कि यहाँ से $1200 के नीचे का भी एक टारगेट इज नॉट इम्पॉसिबल? ये मीडियम टर्म में जो व्यू है वो नेगेटिव ही रहेगा प्रेशियस मेटल पैक पर एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर $1250 का सपोर्ट टूटता है तो $1200 तक की लेवल्स भी देखी जा सकती हैं। एवरी अपॉर्चुनिटी जो ऊपर की तरफ मिलती है $1300 के ऊपर तो उसमें सेलिंग ही करना चाहिए। दैट वुड बी द गुड स्ट्रैटेजी टू डू एंड इंट्राडे भी इवन मेरा व्यू बेरिश है। आज रुपी में वापस थोड़ी बहुत वीकनेस देखी गई है, दैट इज रुपी अभी वापस अप्रिशिएट हो रहा है, तो इस वजह से गोल्ड में दबाव बना रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 27,600 पे अगर सेलिंग की जाए, स्टॉप लॉस 27,750 का, नीचे में टारगेट्स 27,400 तक के देखे जा सकते हैं। ओके, तो आपको 27,400 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये टारगेट्स आप ऑफ कोर्स इसी वीक में एक्सपेक्ट करिए रनिशा? सॉरी, 27,400 का जो आपने टारगेट दिया है ये कब तक अचीव हो जाएगा? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 27,400 हम इंट्राडे भी इवन देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको इंट्राडे में फिलहाल ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सोने चांदी में एक्चुअली आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। रनिशा, चांदी में इनफैक्ट मैं आपसे जानना चाहती थी क्योंकि $20 तो हम बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और घरेलू बाजार में भी अगर आप देखें एक बाउंस बैक आता है 42,000 के ऊपर हम फिर से जाते हैं और वो भी हम सस्टेन नहीं कर पाते। तो क्या लग रहा है चांदी में यहाँ से ज्यादा गिरावट आएगी? यस, आपने बिल्कुल सही कहा। डोमेस्टिक बाजार में 42,000 एंड इंटरनेशनल मार्केट में $20.20 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिसे एक से 1.5 महीने से प्राइसेस क्रॉस ओवर नहीं कर पा रही है एंड हो भी रहा क्रॉस तो सस्टेनेबल नहीं है। वीकनेस उस चांदी में भी कंटिन्यू रहेगा एंड नीचे में $19.20 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटता है तो काफी हैवी सेलिंग देखी जा सकती है। बट फॉर टाइम बीइंग आज लग रहा है कि शायद हम $19.20 का सपोर्ट टच करें। इवन सिल्वर में भी सेल ऑन रिलीज का ही व्यू रहेगा। 41,500 के आसपास सेलिंग की जाए, स्टॉप लॉस 41,700 का, नीचे में टारगेट्स 41 तक के देखे जा सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पर आपको बिकवाली की सलाह चांदी में भी, लेकिन रनिशा आपने 26,400 का एक टारगेट भी सुझाया था सोने में, वो क्या हफ्ते तक का ट्रेड के लिए है? कितना लंबा नजरिया रखना पड़ेगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए? जी, मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 27,000 तक रहेगा। इवन प्राइसेस उसके नीचे भी सस्टेन करती है तो हम 27,000 के नीचे 26,500 26,400 के भी लेवल्स देख सकते हैं, बट उसके लिए रुपी को काफी अप्रिशिएट होना पड़ेगा। एंड गोल्ड प्राइसेस जो है वो $1,200 के नीचे ट्रेड करेगी तब वो टारगेट्स अचीव होंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल पर फोकस करते हैं। कच्चे तेल ने तो शानदार रन दिखाया है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, अगर आप देखें तो घरेलू बाजारों में भी। तो जो करेक्शन आ रहा है एक्चुअली वो एक जायज सा करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है आपको। तो 106 के नीचे हम नाइमेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं और घरेलू बाजार में 6450 के ऊपर ही है, तो थोड़ा सा करेक्शन ऑफ कोर्स यहाँ पर दिख रहा है। और आपको बताएं आज अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी आने वाली है जिससे स्टॉक का पता लगेगा। रनिशा, लेकिन कच्चे तेल में क्या लग रहा है, अभी भी इनहेरेंट स्ट्रेंथ ही बनी हुई है? तो आपको ये जो एक छोटा सा करेक्शन आया वो लिमिटेड होगा और अभी बाउंस बैक फिर से आएगा और तेजी का ही जो ट्रेंड है वो तेजी का ही है? जी नहीं, मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स थे वो ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। एंड अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो $109 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां से 2 बार प्राइसेस टॉप आउट हुई है एंड एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। आज इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि जो प्राइस रेंज रहेगी वो रहेगा $104.50 से $106 तक। एंड जैसे ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लिबिया ने अपने जो पोर्ट्स हैं और आउटपुट है और जो बंद थे काफी टाइम से वो अभी ओपन करने वाले हैं। एंड ईरान के प्रेसिडेंट ने भी सजेस्ट किया है कि वो नेगोशिएशन के लिए एग्री कर रहे हैं जो भी उनके ऊपर लगे हुए हैं रेस्ट्रिक्शंस। तो धीरे धीरे जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो कम होने के चांसेस लग रहे हैं एंड इस वजह से प्राइसेस में करेक्शन आ सकता है। प्राइसेस इसीलिए काफी टाइम से सपोर्टेड थी कि इन्वेंट्रीज लगातार गिर रही थी। जो भी मई मंथ में जो इन्वेंट्रीज थी वहां से हमने लगभग 8 से 10% का गिरावट देखी गई है, तो इस वजह से प्राइसेस सपोर्टेड थी। अदरवाइज और कोई फैक्टर नहीं है कि जो प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जाए। एंड ऑलरेडी जैसे मैंने कहा जियोपॉलिटिकल टेंशन के जो प्रीमियम्स है वो प्राइसेस में डिस्काउंटेड है, से करेक्शन ड्यू है। एंड अगर 104.50 की लेवल टूटती है तो 103 एंड $100 तक की भी लेवल्स देखी जा सकती है। सो शॉर्ट टर्म टॉप आउट हो चुका है क्रूड ऑयल ऐसा लग रहा है और नया कुछ ऐसा जियोपॉलिटिकल इवेंट आना चाहिए जिसकी वजह से प्राइसेस में और ज्यादा बढ़त देखी जाए, जो मुझे लग नहीं रहा है शॉर्ट टर्म में आ सकता है। सो इंट्राडे मैं रेकमेंड करूंगी 6500 के आसपास सेलिंग की जाए, स्टॉप लॉस 6550 का एंड टारगेट 6400 तक के देखे जा सकते हैं। और तो आपको इंट्राडे में सेलिंग की रणनीति फिलहाल सुझा रही है रनिशा। 6500 का एक प्राइस है जहां पर बिकवाली करेंगे 6400 का टारगेट। कमोडिटी राउंड अप में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस करेंगे बेस मेटल्स पर। वेलकम बैक। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज मामले पर कमोडिटी मार्केट के रेगुलेटर एफएमसी यानी फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन ने स्टेटस रिपोर्ट कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को सौंप दी है। साथ ही एफएमसी को ज्यादा अधिकार देने के बारे में कंज्यूमर मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस दोनों खबरों पर जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लगातार इस मामले पर आपको अपडेट्स देते रहे हैं। लक्ष्मण, आपकी खबर पर आज मुहर लग गई है और आज एफएमसी को एनएससीएल मामले की देखरेख का अधिकार मिल गया है। ये बताइए कि और क्या कहा गया है इस अधिसूचना में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम लोगों की खबर पर मुहर लगी और करीब 36 घंटे पहले सीएनबीसी आवाज ने बताया था कि सरकार ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के रेगुलेशन का अधिकार एफएमसी को देने का फैसला ले लिया है और वही आज जाकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। 36 घंटे पहले ही हमने आपको बताया था कि ई सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट पर पाबंदी लगाने का सरकार ने फैसला लिया है और अब जाकर के उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसका असर आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब हमने खबर चलाई उसके बाद नोटिफिकेशन आने से पहले ही नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ने ई सीरीज के कारोबार पर पाबंदी लगा दी थी। अब जो नोटिफिकेशन आया उसमें हूबहू वही बातें कही गई हैं जो हमने आपको बताया था। मिसाल के तौर पर कि ई सीरीज का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बगैर सरकार की इजाजत के लॉन्च नहीं किया जाएगा। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। जहां तक कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के रेगुलेशन का मामला है वहां पर कहा गया कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में जो भी मामला सामने आए हैं, जिन जिन के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया है, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट समय सीमा के भीतर जायज तरीके से हो जाए, यह सुनिश्चित करेगा एफएमसी। समय समय पर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज को एफएमसी जरूरी दिशा निर्देश देगा। अब
अब तक इस बात का कोई कानूनी अधिकार एफएमसी को नहीं दिया गया था। अब इस पूरे मामले को निपटाने के लिए सेटलमेंट का पूरा अधिकार एफएमसी को दे दिया गया है और साथ में हमें जो सूत्रों से पता चला है उसके मुताबिक अगर और भी जरूरी हुआ, जरूरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए और अधिकार एफएमसी को दिए जा सकते हैं। फिलहाल लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के रेगुलेशन का अधिकार एफएमसी को दिया गया है, लेकिन अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि दूसरे जो स्पॉट एक्सचेंज है उसमें गड़बड़ी ना हो रही हो, कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, गड़बड़ी आगे भी ना हो ये कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, इस बात का रेगुलेशन का अधिकार अभी तक एफएमसी को नहीं दिया गया है। जी लक्ष्मण, ये पूरे एनएससीएल मामले पर एफएमसी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को वो सौंपी है, वो बताइए कि रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। जी बिल्कुल, जो एफएमसी ने रिपोर्ट दी है कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को, रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा वो है जिसमें नेशनल स्पॉट एक्सचेंज मामले पर एफएमसी ने अब तक क्या कार्रवाई की है उसका ब्यौरा दिया गया है। दूसरा हिस्सा है उसमें यह बताया गया कि रेगुलेशन का मुद्दा कितना बड़ा है और रेगुलेशन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई और क्या किए जाने की जरूरत है। पहले जिक्र करना चाहूंगा पहले हिस्से का। इस 3 पन्ने की जो पहली रिपोर्ट है जिसमें नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के खिलाफ कार्रवाई के सारे ब्यौरे दिए गए हैं, इसमें 2 मुद्दे पर फोकस किया गया। पहला तो ये कि छोटे निवेशक जो रिटेल निवेशक हैं उनके हितों का पूरा रखा जाएगा। एफएमसी ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज को साफ तौर से कहा है कि रिटेल निवेशक को पहले प्राथमिकता के आधार पर पेमेंट किया जाए, कैसे पेमेंट करेंगे उसका प्लान हमें बताइए और साथ ही साथ उनको किसी तरह का नुकसान ना हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पे हालांकि एनएससीएल ने एफएमसी को जवाब दिया है, इस बात का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है कि वो प्रो रेटा बेसिस पे जो भी सेटलमेंट प्लान है उसके तहत सारे सेटलमेंट किया जाएगा। दूसरी जो बात कही गई वो ये है कि वेयर हाउस की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, वेयर हाउस में जो भी सामान पड़े हैं उस समय सीमा के भीतर बेच दिए जाए, उसके पैसे का जायज तरीके से बंटवारा हो ये निश्चित किया जाएगा। 2 सुरक्षा एजेंसियों को जो ग्रुप 4 और एसजीएस 2 सुरक्षा एजेंसियों को यहां पे लगाया जाएगा वेयर हाउस पे ताकि मालूम को नुकसान ना हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी कहा गया है इस एफएमसी की रिपोर्ट में कि जो पूरा सेटलमेंट प्लान है उस पर एफएमसी कड़ी नजर बनाए हुए जो भी जरूरी होगा वो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज को दिशा निर्देश दिया जाएगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। और लगातार देश के सबसे बड़े नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज पर हम लगातार इसी खबर पर फोकस कर रहे हैं और आपको हम सारी अपडेट्स इस एनएससीएल मामले पर इसी तरह से देते रहेंगे। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स पर एक बार फिर से फोकस पर लौटते हैं और बेस मेटल्स पर नजर डालेंगे, क्योंकि बेस मेटल्स में हमने देखा है कि हफ्ते की शुरुआत से एक बहुत अच्छी रैली देखी और कॉपर लेड ने क्या शानदार लेवल्स दिखाए हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो उन लेवल से थोड़ी सी बिकवाली आती है, आपको जरूर दिख रही है। तो आज कॉपर 428 के लेवल पर है, लेड में भी 130 के नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा सुस्त रुझान है, एक्चुअली गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप देखें तो यहाँ। और रेनिशा हमारे साथ बनी हुई है। रेनिशा, अच्छा वीक रहा है ये पूरे बेस मेटल पैक के लिए, क्या लग रहा है यहाँ से इस करेक्शन में अब खरीदारी का ही मौका है? जी, बेस मेटल्स में एक अच्छी रैली देखी गई है पिछले 10 दिनों से एंड मीडियम टू जो व्यू है वो मेरा बुलिश रहेगा, क्योंकि काफी इकोनॉमिक नंबर्स जो है आप देखिए पीएमआई नंबर्स है सारे इमर्जिंग कंट्रीज के, डेवलप कंट्रीज के, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड रिलीज हुए हैं। सारे पीएमआई नंबर्स 50 लेवल के ऊपर रिलीज हुए थे, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्सपांशन कंटिन्यू है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, यूएस, चाइना, यूरोप सभी में। हाउसिंग स्टार्ट नंबर और ऑटो नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं सारी इकोनॉमी से। तो धीरे धीरे एक रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट देखा गया है पिछले 3-4 महीनों से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, जो बेस मेटल्स की खास डिमांड जहाँ से आती है। तो मीडियम टर्म व्यू मेरा बेस मेटल्स में पॉजिटिव है, बट ये काफी रैली आई है, इस वजह से एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है 1.5 से 2% का। सो आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो करेक्शन थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, तो सेलिंग की जा सकती है, बट वापस नीचे की लेवल से मीडियम टर्म टू पोजिशनल बेसिस पर बाइंग करनी चाहिए। फॉर कॉपर आज सेलिंग की जा सकती है 430 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 433 का एंड टारगेट्स 425 तक के देखे जा सकते हैं। इवन सारे बेस मेटल पैक में से मुझे सबसे अच्छा लग रहा है लेड, जिसमें फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है और वो एक्सपेक्टेड है कि दूसरे बेस मेटल्स को आउट परफॉर्म करेगा अगर उसके जो टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है एलएमई पे वो क्लियर होते हैं। एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो है $2140 का, एंड वो अगर क्लियर होता है तो हम $2300 के भी लेवल्स देख सकते हैं एलएमई पर। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इंट्राडे के लिए आप सेल कीजिए लेड में फॉर द टारगेट्स ऑफ 128.5 टू 128 एंड अगेन डिप्स पे फिर पोजिशनल बेसिस पे बाइंग की जा सकती है। ओके, शुक्रिया रेनिशा ये सारी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बेस मेटल्स में आपके पास बिकवाली का एक मौका है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फोकस एग्री कमोडिटीज पर।